नमस्कार। मैं चंद्रशेखर भिटसरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने स्टैनिस्लॉवस्की के कुछ मूलभूत अभिनय पद्धतियों की बात की थी। आज के इस 7वें एपिसोड में हम फिर से स्टैनिस्लॉवस्की के अभिनय सिद्धांतों पर आधारित कुछ बातें करेंगे और फिर उसके बाद अगले एपिसोडों में हम रस, भाव इत्यादि की बात करेंगे और साथ ही स्टैनिस्लॉवस्की के इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन, इसके बाद इम्प्रोवाइजेशन के बारे में भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम जो बात करेंगे, स्टैनिस्लॉवस्की का मानना है कि आप रंगमंच पर या फिल्म के सेट पर जो भी आपका रोल हो, आप चुपचाप बैठने का रोल हो भले, लेकिन उस निष्क्रियता में भी आंतरिक सक्रियता होना चाहिए। क्योंकि फिल्मों में या नाटकों में बिना किसी प्रयोजन के कोई भी दृश्य नहीं होता, कोई सीन नहीं होता। भले ही आप रंगमंच पर चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उस चुपचाप बैठने में भी आप अभिनय कर रहे हैं। आपका जो आंतरिक सक्रियता है उसको आप आध्यात्मिक तरीके से, भौतिक निष्क्रियता आंतरिक सघनता का सीधा परिणाम हो सकते हैं। ये स्टैनिस्लॉवस्की जी का एक अभिनय के बारे में सोच है। ये आंतरिक क्रियाएं कला की दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। आंतरिक क्रियाएं, अब देखिए, आप तो मंच पर बैठे हैं, कुर्सी है, लेकिन जो मुख्य पात्र है वो जो कर रहा है, जो कह रहा है, उसके साथ साथ आपकी भी क्रिया या प्रतिक्रिया बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, आपकी भाव भंगिमा से प्रकट होनी चाहिए। कला का सात तत्व, वो कहते हैं कि कला का सात तत्व उसके बाहरी रूप में नहीं वरन आध्यात्मिक विषय वस्तु में होता है। रंगमंच पर कुछ न कुछ करना आवश्यक है, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक। इसी तरह जब सेट लगता है, फिल्म का शॉट फिल्माया जाता है, तो अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए आइटम डांस चल रहा है और उसमें आसपास काफ़ी लोग खड़े हैं, तो वो उस भीड़ के अंदर भी जो व्यक्ति है, आखिरी वाला व्यक्ति भी है, उसकी भी प्रतिक्रिया कैमरा रिकॉर्ड करेगा। उसको भी उतनी ही ऊर्जा के साथ अपने भाव भंगिमा को प्रेषित करना पड़ेगा। ये और सही बात है इनकी। अब उसके बाद उनका मानना है कि जो अभिनय व्यक्ति करता है वह उसके अवचेतन में जो अनुभवों की सामग्री एकत्रित है वही वो अपने अभिनय में, उन्हीं भावनाओं को अपने अभिनय में प्रेषित करता है। इसीलिए अभिनय की एक परिभाषा ये भी है कि रिलीविंग एन इमोशन दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड एज ए ह्यूमन बीइंग इज एक्टिंग। कोई भी आपका चरित्र हो, आपके जीवन में जो घटा हो, वो आप चाहेंगे या न चाहेंगे तो भी भावनात्मक रूप से उस संवाद से जुड़ा होगा, उस दृश्य से जुड़ा होगा, ऐसा कुछ अनुभव आपने किया होगा, वो आपके साथ जीवित हो जाता है और सबकॉन्शियस जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है और वो अभिनय वहाँ घटता है। अब एक दूसरी बात बोल रहे हो कि झूठा जो भावावेग प्रदर्शन होता है और ये जो पारंपरिक तरीके हैं, तीली से आप माचिस लेते हैं और माचिस से तीली निकालते हैं और माचिस के उस हिस्से को रगड़ते हैं जहाँ से आग निकलती है। अगर ये माचिस आपके पास नहीं है, तीली नहीं है, तो आपके अभिनय में वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारे आपकी हाथ का उठना, फिर तीली का निकालना, वो सारा उसी रूप से संपादित होना चाहिए जैसे कि आपके पास माचिस हो। किसी कार्य का आंतरिक आधार ना होने पर वह ध्यान बांध कर नहीं रख सकता। इसीलिए उनका कहना है कि प्रॉपर्टीज होती है तो अभिनय करना अभिनेता के लिए सरल हो जाता है। और उनका कहना है कि अगर अभिनेता में कल्पनाशीलता नहीं है,
काल्पनिक शक्ति उसकी नहीं है तो उसको उस अभिनय के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। इमेजिनेशन पावर जो है उसकी बहुत गहरी होना चाहिए। और अभिनेता को बाहर होने वाली गतिविधियों के साथ साथ अपने भीतर रोचक जीवन जगाना आना चाहिए। मतलब उसको उस चरित्र से पूरी तरह आत्मसात कर लेना चाहिए। उसका बाहरी रूप ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप, उसका आध्यात्मिक रूप भी अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए, तभी अभिनय जो है वो होता है। और जब आप अभिनय करते हैं, कई बार अच्छा कलाकार क्या है बिना किसी उपकरण के भी अच्छा अभिनय कर लेता है। अभिनय में जैसे ही आप अभिनय में जाते हैं, गहराई से उस भाव को, उस संवाद को और उस पूरी परिस्थितियों को महसूस करते हैं, तो आपके अंदर एक आंतरिक उत्तेजना का अनुभव होता है। आप आंतरिक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं और रंगमंच पर सारे काम जो हैं वो औचित्यपूर्ण, तर्कपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। ये रंगमंच है, रंगमंच पे फ्लड लाइट्स लगी है, आपको कितने मूवमेंट करना, आपका ब्लॉकिंग कितना है, वो सब देखना है। और उसके साथ ही जैसी कैमरा फिल्मांकन हो रहा है और जैसा कैमरा आपके ऊपर ऑन हुआ है, तो आपकी एक एक मूवमेंट को वहाँ पर डिफाइन किया जाता है। वहाँ चाक से निशान बना दिया जाता है कि आपको एक कदम चलना है। और उसके बाद आपकी मूवमेंट, आपकी गर्दन की मूवमेंट कितनी होगी, आपका क्लोज शॉट लगा है या एक्सट्रीम क्लोजअप लगा हुआ है, क्या है, मिड शॉट लगा है। तो अगर आप उस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप फ्रेम से बाहर हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो फिल्म की शूटिंग में सारा तकनीकी मामला होता है। साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर, और उसके बाद आपकी शूट हो रही है, कैमरा है, क्लैप बॉय आया, उसने क्लैप दिया, उसके बाद साउंड स्टार्ट, कैमरा रोलिंग, एक्शन। उसके बाद आपको अभिनय में डूब के अभिनय करना पड़ता है, संवाद की अदायगी करना पड़ती है। और आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सट्रीम क्लोजअप है तो आपको कितना गर्दन कितनी हिलाना है, आपको आंखें भौं कितनी ऊपर नीचे करना है, ये भी तय होता है शूटिंग में। तो ये जो शूटिंग का जो बात होती है, और शूटिंग मतलब फिल्मों में जो अभिनय करना है या टीवी सीरियल में जो अभिनय करना है, वो बहुत एक्यूरेट और वास्तविक ही होना चाहिए। वहाँ जरा सा भी घालमेल या जरा सी भी ओवर एक्टिंग नहीं चलती। नाटकों में आपको ओवर एक्टिंग करना पड़ती है, क्योंकि आपका जो दर्शक है 150 फीट 200 फीट दूर है, उसको अगर आप लाउड नहीं होंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं कुछ, आपकी भावभंगिमा नजर ही नहीं आएगी। तो ये फिल्मों में और रंगमंच में अभिनय करने में फर्क होता है। और इसके साथ उनकी एक बहुत अच्छी थ्योरी है। अगर इफ आई डू दिस लाइक दिस, इफ आई डू दिस लाइक दैट, तो क्या अंतर पड़ेगा। ये सब जब आप रिहर्सल करते हैं या जब उस डायलॉग को आप याद करते हैं, उस परिस्थितियों में अपने आप को डालते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर आना चाहिए। आपकी कल्पना शक्ति अगर प्रखर होगी तो फिर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको कर पाएंगे। अगर जो है वो बहुत मायावी शक्ति का है, अगर क्या है कि इंद्रजाल खड़ा कर, और उस जादुई संसार के निर्माण में आप जब जुड़ जाते हैं तो एक जादू घटता है फिल्म के पर्दे पर या रंगमंच पर। और उस जादू के वशीभूत होकर जो दर्शक है, जो श्रोता है, वो बिल्कुल खो जाता है और आपके साथ वो रोता है, आपके साथ वो हंसता है, आपके साथ वो गाता है। और ये जो अभिनय है ये घटता है, जैसे मैंने बताया। इसके लिए आपको कोई बल प्रयोग या कोई किसी प्रकार का डर, अगर मैं गलत करूंगा तो डायरेक्टर साहब क्या बोलेंगे, अगर ये होगा तो क्या, ये स्वाभाविक रूप से एक वस्तुतः कलाकार में एक निष्ठा की भावना को जगाकर फिर आश्वस्त करता है और कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो अभिनय स्टेनिस्लॉवस्की ऑलवेज ही यूज्ड टू आस्क हिज स्टूडेंट्स कि भाई वो क्या है जो अभिनय की तरफ आपको ले जाता है, वो क्या है जो आपको अभिनय करने के लिए आकर्षित करता है, वो क्या है जो अभिनय में आपको आनंद देता है। तो यहाँ उनका वही कहना है कि जब हम संलग्न हो जाते हैं अभिनय में, उस प्रस्तावित स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, जैसे एक्टिंग की परिभाषा मैंने पहले भी बताई थी, टू लिव ट्रूथफुल अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। जहाँ भी सेट लगा है वो सेट नकली है, कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, आप जो हो वो आप पात्र उसका अभिनय कर रहे हो, आप वो नहीं हो जिसका आप अभिनय कर रहे हो। तो वो सारा वातावरण है, लेकिन आपको अपने अभिनय के द्वारा ये विश्वास दिला देना कि वो आप वही किरदार हो, आप वही हो जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आप रूपायित कर रहे हो। और ये अगर जो है ये आपकी कल्पनाशीलता को प्रखर करता है, उसको मांझता है और
ये अगर की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह रचनाशीलता को सक्रिय करता है। ये जो अगर है, इसको आप बहुत गंभीरता से, गहराई से अगर उसमें आप उतरेंगे और आप सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। इसीलिए कई बार कई डायरेक्टर्स तो ऐसे हैं कि वहाँ स्पॉट पे ही डायलॉग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, और कई डायलॉग जो है स्क्रिप्ट अभिनेता को पहले ही दे देते हैं, फिर अभिनेता अपने हिसाब से उसको कल रंग भरता है अपने अभिनय के और उस पात्र को सजीव करता है। इसी प्रकार जो नाटक है, नाटककार है या जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने कहानी लिखी है, वो भी क्या करता है, उसके पात्रों को कहाँ से चुनता है, या तो वास्तविक दुनिया से चुनता है, और वास्तविक दुनिया से जो उसको पात्र मिलते हैं उसमें क्या करता है, वो कल्पना, इम्प्रोवाइजेशन की चीज़ें डालता है उसमें, और थोड़ा सा उसको हो सकता है ग्लैमर देन, मतलब लार्जर देन लाइफ कर दे। अब जैसे राम का चरित्र है या रावण का चरित्र है, वो लार्जर देन लाइफ है। या कई बार मुख्य अभिनेता जो होता है वो पूरा समाज का को संभालने वाला, समाज के हर छोटे बड़े के सुख दुख में शामिल होने वाला, तो दैट कैरेक्टर इज लार्जर देन लाइफ। Nowadays it is not possible to satisfy each and everybody, but the hero of the film can do it। ठीक है साहब, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अभिनेता की अपनी भावनाओं के निकट के स्रोतों से, उसको भी राइटर भी यहीं से लेता है, और फिर उसके बाद अपनी कल्पना को यूज करके और एक नया चरित्र और नया साम्राज्य रचता है, जिसको हम स्क्रीन प्ले बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। और वो कहीं ना कहीं से उसने लिया जरूर है, प्लॉट लिया है, कंसेप्ट लिया है, उस कंसेप्ट को वो आगे इम्प्रोवाइज करता है, और समाज में कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। इसी प्रकार फिल्में भी क्या है, मोर और लेस वो समाज को जो हो रहा है उसी को बाहर देती हैं, जो समाज में घट रहा है उसी को वो बताती हैं। तो अभिनेता का जो पहली कर्तव्य है कि जो काल्पनिक मूल चरित्र है, उसकी जीवन में जो परिस्थितियां हैं उससे गुजरना, उन भावनाओं को पैदा करना और फिर उसको वो करना। अब ये कैसे होता है, चेतन रूप में होता है, चेतन रूप से अथवा चेतन रूप के द्वारा अचेतन रूप से होती है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये भी स्टैनिस्लॉवस्की ने बड़ी गहराई से बताया है कि अभिनेता, वो कहते हैं कि अभिनेता को खुद ही अनुभव करके देखना चाहिए। उनका कहना है कि अभिनेता को इस प्रक्रिया की हर बारीकी में जाना चाहिए और फिर निर्णय करना चाहिए, क्या उसने चेतना के साथ या अचेतन रूप में भूमिका के स्वरूप के साथ अभिनय की सृष्टि की है, क्या उसने वो उस समय रचा है, क्या उसको कंस्ट्रक्ट किया है। बिकॉज स्टैनिस्लॉवस्की बिलीव दैट एक्टिंग इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये रचना धर्मिता है, रचना होती है वहां पे अभिनय की, इसलिए वो नया होता है, वो पुराने से जुड़ा, पुराने से लेता जरूर है, लेकिन वो नया है। अभिनेता की अपनी भावनाएं, अपने अनुभव, नाटककार के अपने अनुभव, उसकी भावनाएं, फिर डायरेक्टर ने उस स्क्रिप्ट को कितना समझा और आप एज ए अभिनेता ने कितना समझा, और उसके बाद जो चीज घटेगी वो एक चमत्कार हो जाता है। और लोग बोलते हैं अरे कितना बढ़िया अभिनय किया इस अभिनेता ने, अरे उसको सजीव कर दिया यार, बिल्कुल ही। अब इसके साथ एक चीज उन्होंने और बोली, प्रदत्त परिस्थितियां क्या होती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। प्रदत्त परिस्थितियों का आशय क्या है कि नाटक की कथा क्या है, फिल्म की कहानी क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन से युग विशेष का वो रिप्रेजेंटेशन कर रही है, स्थान और काल क्या है, जीवन की परिस्थितियां क्या है उसके कैरेक्टर की, और उसके बाद निर्देशक और अभिनेता की दृष्टि में उनकी क्या व्याख्या है। हाउ द डायरेक्टर इज एनालाइजिंग द थिंग्स एंड हाउ एज ए एक्टर यू आर एनालाइजिंग द फैक्ट्स। और उसके बाद फिर उनकी व्याख्या, दृश्य विधान क्या है, सीन क्या है ना, दृश्य विधान क्या है, रंग व्यवस्था क्या है ना, बैकग्राउंड में क्या रंग है, क्या कलर है, उसके बाद फिर रंग व्यवस्था क्या है, वेशभूषा, आपका अटायर क्या है, जैसे आहार अभिनय में आप क्या पहनोगे, धोती कुर्ता क्या पहनोगे, क्या राजा बने हैं तो वो सारा चीजें रही, मंच पे सामग्री क्या है, या जो सेट लगा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, सोफा सेट, ये वो फलाना ठिकाना, है ना, सेट सामग्री क्या है, प्रकाश की योजना क्या है, ठीक है, प्रकाश की योजना क्या है, ये जो लाइटमैन्स जो रहते हैं, लाइट डायरेक्टर, लाइट का भी एक अलग व्यक्ति होता है जो पूरी लाइट देखता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैमरा रहता है, वो सारी चीजों को देखता है। फिर आर्ट डायरेक्टर आता है, वो आर्ट डायरेक्टर क्या करता है, उस जो भी परिवेश है, जो जिस सेट्स है उसमें जो
कला की एक चीज़ें डालता है और उसको अच्छा बना देता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाटक की कथा, उसकी घटनाएं, युग विशेष का परिवेश, स्थान और काल और जीवन की परिस्थितियां, निर्देशक और अभिनेताओं की दृष्टि में उनकी व्याख्या, दृश्य विधान, सीन क्या है, रंग व्यवस्था क्या है, वेशभूषा क्या है, मंच सामग्री और सेट सामग्री, प्रकाश की योजना एंड साउंड इफेक्ट, ध्वनि प्रभाव क्या है, ये सारी चीजें जो मिलकर जिन पर अभिनेता को अपनी भूमिका की रचना करना है, उस पर ध्यान देना है। और अगर यहाँ पे प्रस्थान बिंदु बनता है, वो सारी प्रदत्त परिस्थितियां नाटक या फिल्म में कहानी का विकास संभव बनाती हैं। और फिर वो अभिनेता को बताया जाता है कि भाई देखो, आप सो एंड सो, अब आपको यहाँ इस दृश्य में क्या करना है, इस सीन में आपको क्या करना है, वो सारी चीजें उनको बताई जाती है डायरेक्टर के द्वारा, समझाई जाती है डायरेक्टर के द्वारा। फिर वो शॉट्स की डिटेल अलग होती है, एक एक्सट्रीम क्लोजअप है, एलएस है, लॉन्ग शॉट है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, मिड शॉट है ना। तो ये सारी चीजें उसको बताई जाती है। और उसके बाद फिर भावों के ईमानदारी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए स्टैनलीवस्की का आशय स्वयं वास्तविक भावनाओं से नहीं, पर निकट से उससे मिलती जुलती अभिनेता की भावना से है, जिनकी प्रेरणा प्रकारांतर से प्रसंग के अनुसार उत्पन्न हो जाती है। वो जब ही स्ट्रिक्टली बिलीव्स इन द सर्कमस्टेंसेस अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो सर्कमस्टेंस रियलिस्टिक वे में हो, जो कृत्रिम वातावरण एक पैदा किया गया, उसको वास्तविक समझ के अपनी भूमिका में संलिप्त होता है और फिर वो उसको देता है। वह सामग्री रूपायत होने वाले चरित्र के जीवन और परिस्थितियों की सामान्य रूपरेखा उसके मन में जगा देती है। यह जरूरी है कि अभिनेता उन परिस्थितियों की संभावनाओं पर विश्वास करे, अपने आप को उसका अभ्यस्त बनाए। अब नाटकों में तो क्या होता है साहब, 3-3, 4-4 महीने रिहर्सल चलती रहती है, लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में तो वही ये जरूर है कि शॉर्ट रिटेक होता है, कई बार रिटेक होने लगते हैं, 30-40 बार रिटेक होते हैं। और उसके बाद फिर डायरेक्टर को लगता है कि भाई ये शॉट जो है वो मतलब क्या टुकड़ों टुकड़ों में बनती है फिल्म। तो पहले का लास्ट का हिस्सा, क्लाइमेक्स का हिस्सा पहले शूट हो जाता है। तो ये सब चीजें, लेकिन वहां पे वो दृश्य क्या है, सीन क्या है, सीन नंबर क्या है, सीन में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, आपका पात्र क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या बोलना है, आपके को आर्टिस्ट को क्या बोलना है, ये सारी चीजें, ये सारी परिस्थितियां वो पैदा कर दी जाती हैं। और कृत्रिम सेट पे, आर्टिफिशियल सेट पे आपको रियलिस्टिक सेट समझ के और वहां पे अपने आप को, भावनाओं को करना पड़ता। अभिनेता को पूरी तरह अपने आप को भूलना होगा और प्रदत्त परिस्थितियों में स्वयं को संलग्न करना होगा। इस तरह अभिनेता नाटककार की रचना को अभिनय से जीवंत बनाता है, नाटक के चरित्रों से संबंध बनाता है, अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनसे संबंध बनाता है और प्रदत्त सामग्री को अपने व्यक्तित्व से छानता है, उस पर कार्य करता है और स्वयं की कल्पना से उन्हें चरितार्थ करता है। यह सामग्री दोनों ही रूप में, यानी भौतिक और आध्यात्मिक रूप में अभिनेता का भाग बन जाती है। अभिनेता की भावना पूरी सच्चाई के लिए होती है। वहाँ कहीं भी देखिए बेईमानी नहीं चलती अभिनय में। अभिनय जो है वो ईमानदारी से और उसके सात्विक स्वरूप में आपको करना पड़ता है। अब फलस्वरूप अभिनेता की क्रियाशीलता वास्तव में रचनात्मक होती है। यह सब नाटक अथवा फिल्म के मूल अभिप्राय से पूर्णतः अंतर्गुप्त, इंटरकनेक्टेड होता है और वास्तव में यही कला है और यही रचनाशीलता है, ये स्टैनिस्लॉवस्की का मानना है। अब हम अगले हमारे एपिसोडों में रस की बात करेंगे और उसके बाद भाव की बात करेंगे और फिर हर रस का क्या स्थायी भाव होता है, व्यभिचारी भाव किसको कहते हैं, और उसके बाद फिर और भी स्टैनफोर्ड मैसनर हैं और बहुत सारे जो हॉलीवुड के डायरेक्टर वो हैं, एक्टिंग सिखाने वाले महान लोग, उनकी भी जो पद्धतियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगेगा और मैं चंद्रशेखर बिरथरे, CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। फिर मिलेंगे 8वें एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।